फैक्ट्री में होली का बोनस मिलने वाला है। जिस दिन मिलेगा उसी दिन तेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक और जलेबी दोनों लेता आऊंगा। कमला को पता था कि ना तो उसे जलेबी मिलेगी और ना ही उसके बाबा को कोई बोनस मिलने वाला है। वो ये भी जानती थी कि उनकी नौकरी जा चुकी है और दिन भर कहीं दिहाड़ी करके 2 पैसे कमाते हैं तो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब होता है। वहीं दूसरी तरफ किशनगढ़ में इन दिनों बाइकर गैंग का बड़ा खौफ था। कुछ बदमाश अपनी बाइक्स के साथ गांव में बहुत लूटपाट मचा रहे थे। जान की सलामती चाहते हो तो सारा माल पैसा हमारे हवाले कर दो, वरना नहीं नहीं सारा पैसा ले लो लेकिन हमें जाने दो। ये हुई ना बात, चलो निकलो अब यहाँ से। कुछ दिनों बाद जब मंगत राम काम की तलाश में भटक रहा था, देखते देखते होली भी आ गई। सब लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं और एक मैं हूँ कि बिटिया के लिए जलेबी तक खरीद नहीं सकता। तभी उसकी नजर एक कपड़े की दुकान के सामने फ्रॉक पहने हुए एक पुतले पे पड़ी और वो पास जाकर उसे देखने लगा। कितनी सुंदर फ्रॉक है, कमला इस फ्रॉक में कितनी अच्छी लगेगी। तभी दुकान का मालिक बाहर आकर बोला, ओए क्या देख रहा है, चोरी करने आया है क्या? तेरी तो शक्ल भी चोरों जैसी है। नहीं साहब, मैं तो बस अपनी बिटिया के लिए ये फ्रॉक देख रहा था। कितने की है ये? ओए तेरी औकात से बाहर की है, चल जाओ यहाँ से। पैसा ना कौड़ी, बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। मंगत राम को सेठ की बात बहुत खराब लगी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उस रोज उसे कहीं काम भी नहीं मिला और शाम को जब वो घर लौटा, कमला बिटिया तू खाना खा ले, मेरे पेट में दर्द है। पापा थोड़ा तो खा लीजिए। नहीं बिटिया, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह तक ठीक हो जाएगा। कमला समझ गई कि आज फिर बाबा को कोई काम नहीं मिला और वो भूखे रहकर राशन बचा रहे हैं। होली आने में बस एक दिन बचा था। मंगत राम रोज की तरह काम की तलाश में घर से निकल गया। उसके जाने के बाद कमला घर से निकली और पास के एक शिव मंदिर में पहुंची। भोले पापा, आप तो सबका कल्याण करते हो, क्या हमारी हालत देख के भी आपको तरस नहीं आता? और कितनी परीक्षा लेंगे आप हमारी? मेरी माँ तो आप मुझसे छीन ही चुके हो। अब अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। उधर काम की तलाश में चलते चलते मंगत राम उसी कपड़े की दुकान के पास पहुंचा तो देखा कि सेठ ने दुकान बंद कर दी है। सेठ को देख वो छिप गया कि कहीं सेठ फिर से उसे बुरा भला ना कहे। अरे सेठ जी, आज तो बड़ी जल्दी जा रहे हैं। हाँ भाई, कल होली भी तो है, थोड़ा समय परिवार को भी तो देना चाहिए। ये कहकर सेठ अपना रुपयों का बैग लेकर गाड़ी में बैठा और वहां से चल पड़ा। तभी वहां बाइकर गैंग के बदमाश आ पहुंचे और सेठ की गाड़ी के पीछे लग गए। मंगत राम को समझते देर न लगी कि ये बदमाश सेठ का पैसा लूटने की फिराक में हैं। हे प्रभु, ये लोग तो सेठ को लूट लेंगे, लेकिन मैं करूं भी तो क्या? तभी अचानक उसे एक घोड़ा दिखाई दिया, मानो भगवान ने उसे कोई रास्ता दिखाया हो, और मंगत राम घोड़े पे सवार होकर उन बाइकर्स का पीछा करने लगा। उधर बाइकर गैंग के बदमाशों ने सेठ की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। सेठ जिंदा रहना है तो गाड़ी रोक के पैसे हमारे हवाले कर दे। लेकिन सेठ ने डर के मारे गाड़ी नहीं रोकी। तभी एक बदमाश ने फायर करके सेठ की गाड़ी का टायर पंचर कर दिया। टायर पंचर होते ही गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो दीवार को तोड़ते हुए एक पेड़ से टकरा गई। बदमाशों ने सेठ को गाड़ी से बाहर निकाला, जो इस टक्कर से घायल हो चुका था। क्या सेठ, तुम तो होली से पहले ही एकदम लालम लाल हो रहा है, माल निकालो वरना आज तुम्हारा खून से होली खेला जाएगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ
चाहो तो सारा पैसा ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। तभी मंगतराम घोड़े से छलांग लगाकर वहां पहुंचा। अचानक हुए इस हमले से सभी बदमाश इधर उधर गिर पड़े और मंगतराम सेठ को पैसों के बैग के साथ लेकर अस्पताल की तरफ भाग निकला। अरे पीछा करो इसका, देखो बचने ना पाए। और वो बदमाश बाइक से मंगतराम का पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो उसके बराबर पहुंच चुके थे। तभी एक बदमाश ने फायर करने के लिए बंदूक निकाली, लेकिन घोड़े ने टक्कर मार के उसकी बाइक को पलट दिया। उस बाइक से टकरा के दूसरे बदमाश की बाइक भी पलट गई। तभी बदमाशों के सरदार ने कहा, बहुत जान है इस घोड़े में, अब ना रहेगा ये घोड़ा और ना रहोगे तुम सब। ये कहकर उसने बंदूक निकाली ही थी कि घोड़े की एक और टक्कर से उसकी बाइक भी पलट गई और वो भी नीचे जा गिरा। मंगतराम सेठ को लेकर अस्पताल पहुंचा और उधर पुलिस वालों ने बदमाशों का पीछा कर उन्हें धर दबोचा। सही समय पे अस्पताल पहुंच जाने के कारण सेठ की जान बच गई। सेठ ने मंगतराम से माफी मांगी और उसे पैसे देने चाहे, लेकिन मंगतराम ने कहा, सेठ जी, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है और मैंने आपकी मदद पैसों के लिए नहीं की थी। ये कहकर वो वापस घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंच के उसने देखा कि कमला ने वही फ्रॉक पहन रखी है जो वो उसके लिए लेना चाहता था। साथ ही वहां ढेर सारे रंग और पिचकारियां भी थीं। बाबा आप आ गए, देखो ये फ्रॉक कैसी लग रही है। आज तो मैंने खूब जलेबी भी खाई। आखिर आपको नौकरी जो मिल गई है। नौकरी? तभी उसे वहां सेठ जी दिखाई दिए। अरे हाँ, क्यों नहीं मिलेगी नौकरी? आखिर तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की हमारी दुकान पे बहुत जरूरत है। बोलो, करोगे ना नौकरी? नौकरी करूंगा, जरूर करूंगा सेठ जी। और फिर अगले दिन मंगतराम और कमला ने जमकर होली खेली। हैप्पी होली! ये कहानी है किशनगढ़ गांव की, जहां ज्यादातर गांव वाले खेती करके अपना पेट पालते थे। खेती के लिए वो सब बारिश पर ही निर्भर थे। अरे किशोरी, शुक्र है भगवान का कि हमेशा समय से बारिश हो जाता है। हाँ मुरारी, ये तो है, भगवान की कृपा तो है इस गांव पर। लेकिन शायद उनके गांव को किसी की नजर लग गई। एक साल बारिश ने धोखा दे दिया और पानी बिल्कुल भी नहीं बरसा। सारे खेत, फसलें, पेड़, जमीन सब सूख गया। लोगों को पीने के पानी तक के लाले पड़ने लगे। अजी सुनते हैं, घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। बच्चे सुबह से प्यासे बैठे हैं, कुछ करिए। पानी? अरे कहाँ से लाऊं पानी? गांव में एक ही तालाब में पानी है और जमींदार वहाँ से पानी लेने नहीं देता है। एक बार कोशिश तो करके देखिए। ठीक है कमला, जैसा तुम कहो। और मुरारी पानी लेने तालाब की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग बिना पानी के ही वापस लौटते हुए दिखाई दिए। अरे मुरारी, कोई फायदा नहीं उधर जाने का, जमींदार पानी नहीं लेने देगा। कहता है एक नया तालाब खुदवा रहा है। नया तालाब? लेकिन वो पुराना तालाब भी तो पूरे गांव का ना है। फिर भी चलो, हम एक बार कोशिश करके देखता हूँ। लेकिन जब मुरारी तालाब के पास पहुंचा तो जमींदार ने उसे डांट कर कहा, अरे तुम सब एक बार में क्यों नहीं मान जाते? कितनी बार कह चुका हूँ कि इस तालाब का पानी तुम लोगों के लिए नहीं है। गांव के बाहर एक तालाब खुद चुका है। पानी लेना हो तो वहां से जाके लो। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो जाओ यहाँ से। मुरारी दुखी मन से वहां से लौट आया। अगले दिन जब वो नए तालाब के पास पहुंचा तो देखा कि लोग वहां पर लाइन लगाकर खड़े हैं और एक एक करके तालाब से पानी ले रहे हैं। अरे भाई ननकू, ये लाइन क्यों लगा हुआ है? अरे तुम्हें नहीं पता? 10 रुपए देकर एक घड़ा पानी मिल रहा है। पैसा देकर पानी मिल रहा है? लेकिन क्यों? कहते हैं इस तालाब का पानी बिल्कुल स्वच्छ और सेहतमंद है। अरे तो हमारे पुराने तालाब का पानी भी कौन खराब थोड़ी ना है। अरे ये तो सरासर गुंडागर्दी है।
पहले तो जबरदस्ती इतना दूर नए तालाब पे भेज दिया और अब पानी का भी पैसा ले रहा है। अरे नहीं चाहिए ये पानी, हमें अपना पुराना तालाब ही वापस लेना चाहिए। अरे लेकिन हम जमींदार से कैसे लड़ेंगे? अरे लड़ना क्यों है, जो हमारा है वो हमें मिलना ही चाहिए। चलो सब लोग साथ चलते हैं। लेकिन जब वो तालाब के पास पहुंचे तो देखा कि जमींदार ने पूरे रास्ते पे बैरिकेड और रोड ब्लॉक्स लगा के तालाब की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया है। साथ ही रास्ते पे नुकीली कीलें भी लगा दी हैं। अरे मैंने पहले भी कहा है, नए तालाब का पानी ही तुम सबके लिए बेहतर है। इस पुराने तालाब का रास्ता अब तुम सबके लिए बंद हो चुका है। जमींदार साहब, हम ये मनमानी नहीं चलने देंगे। हाँ हाँ, हम वही लेंगे जो हमारा है और हम लेना चाहते हैं, ना कि वो जो आप देना चाहते हैं। बड़ी बड़ी बातें बाद में करना, पहले यहाँ से आगे बढ़ के तो दिखाओ। बैरिकेड्स के आगे किसान मजबूर थे, इसलिए वो मन मार के वहां से लौट आए। वापस लौटकर, जमींदार के सामने तो हम किसान बेबस हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। जमींदार ने हमारी शराफत को हमारा कमजोरी समझ लिया है। उसको पता नहीं है कि जो किसान धरती का सीना चीर के फसल उगा सकता है, वो दीवार तोड़ के तालाब से पानी भी ले सकता है। ये दीवार कैसे टूटेगी? अरे आसपास का सब गांव में देखो, जितना पुराना बेकार ट्रैक्टर है उसे इकट्ठा करो। अभी ट्रैक्टर काम आएगा और इसी से इनकलाब आएगा। और जल्दी ही गांव वालों ने पुराने ट्रैक्टर्स को इकट्ठा किया और उनकी